मूडी एक रोमांचदार नौजवान अमरीकी था। मशरिक को 20वीं सदी के साइंसी दौर में भी पुरस्कार समझता था। उसने बचपन से अब तक ख्वाब ही देखे थे, धुंधले और पुरस्कार ख्वाब, जिनमें आदमी का वजूद बैक वक्त मुताद्दिद हस्तियां रखता है। बहरहाल उसकी शरीयत पसंदी ही उसे मशरिक में लाई थी। उसका बाप अमेरिका का एक मशहूर करोड़पति था। मूडी बज़ाहिर मशरिक में उसकी तिजारत का निगरान बनकर आया था, लेकिन मकसद दरअसल अपनी शरीयत पसंदी की तस्कीन था। वो शराब के नशे में शहर के गली कूचों में अपनी कार दौड़ाता फिरता। ऐसे हिस्सों में कम से कम एक बार जरूर गुजरता था जहां कदीम और टूटी फूटी इमारतें होती। शाम का वक्त उसके लिए बहुत मौजू होता। सूरज की आखिरी शुआएं सदा साल पुरानी इमारतों की शिकस्ता दीवारों पर पड़कर अजीब सा माहौल पैदा कर देती और मूडी को अपनी रूह उन्हीं साल खुर्दा दीवारों के गिर्द मंडलाती महसूस होती। आज भी वो आलमगीरी सराय के इलाके में अपनी कार दौड़ाता फिर रहा था। सूरज गुरूब हो चुका था। धुंधलके की चादर आहिस्ता आहिस्ता फजा पर मुसल्लत होती जा रही थी। मूडी की कार एक सुनसान और पतली सी गली से गुजर रही थी। रफ्तार इतनी धीमी थी कि एक बच्चा भी दरवाजा खोलकर अंदर आ सकता था। मूडी अपने ख्वाबों में डूबा हुआ हौले हौले कुछ गुनगुना रहा था। अचानक किसी ने कार का पिछला दरवाजा जोर से बंद किया। आवाज के साथ ही मूडी चौंक कर मुड़ा, लेकिन अंधेरा होने की बिना पर कुछ दिखाई न दिया। दूसरे ही लम्हे मूडी ने अंदर रोशनी कर दी और फिर उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांप कर रह गए। उसने कपकपाती हुई आवाज में कहा, बुझा दो, खुदा के लिए बुझा दो। मूडी ने गैर इरादी तौर पर स्विच ऑफ कर दिया। अंदर फिर अंधेरा था। पिछली नशिस्त पर बैठी हुई लड़की ने कपकपाती हुई आवाज में कहा, मुझे बचाओ। लहजा मशरिकी मगर जबान अंग्रेजी थी। मूडी ने बौखलाकर सर हिलाते हुए कहा, अच्छा अच्छा, और कार फर्राटे भरने लगी। काफी दूर निकल आने के बाद नशे के बावजूद भी मूडी को अपनी हिमाकत का एहसास हुआ। वो सोचने लगा कि आखिर वो उसे किस तरह बचाएगा, किस चीज से बचाएगा। उसने भर्राई हुई आवाज में पूछा, मैं तुम्हें किस तरह बचाऊं? लड़की बोली, मुझे किसी महफूज जगह पर पहुंचा दीजिए, मैं खतरे में हूं। मूडी ने पूछा, कोतवाली? लड़की के लहजे में खौफ था। बोली, नहीं नहीं। मूडी ने कहा, क्यों? अगर तुम खतरे में हो तो इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है? वो बोली, आप समझते नहीं, इसमें इज्जत का भी तो सवाल है। मूडी ने कहा, मैं तुम्हारी बात समझ ही नहीं सकता। बहरहाल जहां कहो उतार दूं। लड़की ने शायद खुद से कहा, मेरे खुदा, मैं क्या करूं? उसकी आवाज में बड़ी कशिश थी, ख्वाबनाक सी आवाज थी। इतनी देर में मूडी को इस आवाज में कदीम असरार की झलक महसूस होने लगी। मूडी ने पूछा, क्या तुम्हारा अपना घर नहीं है? वो बोली, है तो, लेकिन इस वक्त घर का रुख करना मौत को दावत देना होगा। मूडी बोला, तुम बड़ी अजीब बातें कर रही हो। वो बोली, मुझे बचाइए, मैं आप पर एतमाद कर सकती हूँ क्योंकि आप एक गैर मुल्की हैं। मूडी बोला, बात क्या है? लड़की ने कहा, ऐसी नहीं जिस पर आप आसानी से यकीन कर लें। मूडी ने बेबसी से कहा, फिर बताओ मैं क्या करूं? वो बोली, मुझे अपने घर ले चलिए, लेकिन अगर वहां कुत्ते ना हों, मुझे कुत्तों से बड़ा खौफ मालूम होता है। मूडी थूक निकल कर रह गया। बोला, घर ले चलूं? अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ख्वाबों में से एक ने अमली जामा पहन लिया हो। वो थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर बोला, कुत्ते हैं तो, मगर खतरनाक नहीं। मूडी ने कार अपने बंगले की तरफ मोड़ दी। उसने लड़की से पूछा, लेकिन खतरा किस किस्म का है? लड़की बोली, इत्मीनान से बताने की बात है। अगर मैं यहीं बताना शुरू कर दूं तो आप हंसी में उड़ा देंगे और कुछ ताज्जुब नहीं कि कार से उतर जाने को कहें। मूडी खामोश हो गया। उसने उस लड़की की सिर्फ एक झलक देखी थी और सर से पैर तक लरस कर रह गया था। उसने मशरिक कदीम के मुतल्लिक बहुत कुछ पढ़ा था, बचपन ही से पढ़ता आया था। इस लिटरेचर की पुरस्कार मशरिकी हसीनाएं उसके ख्वाबों में बस गई थी। बार बार उसका दिल चाह रहा था कि वो अंदर रोशनी करके उसे एक बार फिर देखे। कितना पुरस्कार चेहरा था, कैसी ख्वाबनाक आंखें। उसे उसके गिर्द रोशनी का एक दायरा सा नजर आया। पता नहीं ये उसका वाहिमा था या हकीकत थी। उसने स्विच ऑन करना चाहा, लेकिन हिम्मत न पड़ी। लड़की भी खामोश हो गई थी, लेकिन उसकी आवाज अब भी मूडी के जहन में गूंज रही थी। बंगला आ गया और कार कंपाउंड के फाटक में मोड़ दी गई। मूडी कार को गैराज की तरफ ले जाने की बजाय सीधा पोर्च की तरफ लेता चला गया और फिर थोड़ी ही देर बाद उसके सामने उसके ख्वाबों की ताबीर खड़ी थी। एक नौजवान मशरिक की लड़की, जिसके खद्दोखाल मूडी को बड़े क्लासिकल किस्म के मालूम हो रहे थे। वो मशरिकी ही लिबास में थी, लेकिन लिबास से खुशहाल नहीं मालूम होती थी। उसके हाथ में एक छोटा सा चर्मी सूटकेस था। मूडी ने हकलाकर सोफे की तरफ इशारा किया, बैठो। लड़की बैठ गई। मूडी इस इंतजार में था कि लड़की खुद ही गुफ्तगू करेगी, लेकिन वो खामोश बैठी फर्श की तरफ देखती रही। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो यहाँ आने का मकसद ही भूल गई हो। मूडी कुछ देर तक इंतजार करता रहा।
लेकिन जब उसकी खामोशी का वक्फा बढ़ता ही गया तो उसने कहा, मुझे अब क्या करना चाहिए? लड़की चौंक पड़ी और इस तरह चौंकी जैसे उसे मूडी की मौजूदगी का एहसास ही न रहा। उसने होंठों पर जबान फेर कर कहा, ओह, मेरी वजह से आपको बड़ी तकलीफ हुई? मूडी बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कुछ पिएंगी? लड़की ने सूटकेस को फर्श पर रखते हुए कहा, जी नहीं शुक्रिया। वो फिर खामोश हो गई। अब मूडी को उलझन होने लगी। आखिर उसने उसे असल मौजू की तरफ लाने के लिए कहा, मैं हर तरह आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। लड़की बोली, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं आपसे क्या कहूं और किस तरह गुफ्तगू शुरू करूं। मूडी ने झंझलाकर कहा, आप कुछ कहिए भी तो। दरअसल उसका नशा उखड़ रहा था। ऐसी हालत में वो हमेशा कुछ चिड़चिड़ा सा नजर आने लगता। लड़की सूटकेस को फर्श से उठाकर सोफे पर रखते हुए बोली, जरा 1 मिनट ठहरिए। मैं आपकी शुक्रगुजार हूं कि आप मुझे यहां तक लाए। अब मैं आपसे एक दरखास्त और करूंगी। मूडी सिगरेट सुलगाता हुआ बोला, कहिए कहिए। लड़की ने कहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी एक चीज आपके पास अमानतन रखवाना चाहती हूँ। सूटकेस खोलकर उसने आबनूस की एक छोटी सी संदूकची निकाली और फिर जैसे ही मूडी की नजर उस संदूकची पर पड़ी, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि उस संदूकची में जवाहरात जड़े हुए थे। लड़की उसे मूडी की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये हमारे मुल्क की एक कदीम मलिका का सिंगारदान है। आप इसे कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लीजिए। मूडी ने कहा, क्यों? वजह? वो बुरी बात यह है कि मैं एक बेसहारा लड़की हूँ। कुछ लोग इसकी ताक में हैं। आज भी उन्होंने इसे उड़ाना चाहा था, लेकिन मैं किसी तरह बचा लाई। घर में तन्हा रहती हूँ। मूडी ने कहा, मगर ये आपको मिला कहाँ से? वो बोली, क्या आप समझते हैं कि मैं कहीं से चुरा कर लाई हूँ? मूडी जल्दी से बोला, नहीं नहीं, मैं ये मतलब नहीं था। बात यह है कि लड़की के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई दी। बोली, मेरी जाहिरी हालत ऐसी है कि मैं इसकी मालिक नहीं हो सकती। मूडी बोला, आप मेरा मतलब नहीं समझी। लड़की ने एक तवील सांस लेकर कहा, देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैं दरअसल जहां के एक कदीम शाही खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। यह सिंगारदान मुझ तक विरासत में पहुंचा है। अब मैं उस खानदान की आखिरी फर्द हूँ। मूडी बेचैनी से पहलू बदलता हुआ बोला, सचमुच? वो सोच रहा था कि शायद अनकरीब उसे अपने ख्वाबों की ताबीर मिल जाएगी। लड़की बोली, हाँ, तो आप ये ख्याल दिल से निकाल दीजिए कि मैं इसे कहीं से चुरा कर लाई हूँ। मूडी ने मुल्तजाना अंदाज में कहा, देखिए आप ज्यादती कर रही हैं। मूडी बोला, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। मैं इसकी हिफाजत करूंगा शहजादी साहिबा। लड़की बोली, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपको एक खतरे से आगाह कर दूं। हो सकता है कि वो लोग इसे हासिल करने के सिलसिले में आपको कोई नुकसान पहुंचा दें। मूडी अकड़ कर बोला, नामुमकिन। मैं उड़ते हुए परिंदों पर निशाना लगा सकता हूँ, जहां किसकी मजाल के मेरे कंपाउंड में कदम रख सके। लड़की ने उसे टटोलने वाली नजरों से देख कर कहा, एक बार फिर सोच लीजिए। मूडी बोला, मैंने सोच लिया, मैं आपकी मदद करूंगा। अभी आप कह रही थीं कि आप तन्हा रहती हैं। वो बोली, जी हाँ। मूडी ने कहा, लेकिन आप इसे वापस कब लेंगी? वो बोली, जब भी हालात साजगार हो गए। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि मदद करने से पहले हालात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। मूडी बोला, परवाह न कीजिए, मैं अब कुछ नहीं पूछूंगा, जो आपका दिल चाहे कीजिए। वो बोली, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहती कि आप इसे कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लें। मूडी ने कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन क्या आप कभी कभी मिलती रहा करेंगी? वो बोली, ये सब हालात पर मुनहसिर है। मूडी ने कहा, लेकिन अब आपकी वापसी किस तरह होगी? क्या बाहर वो लोग आपकी ताक में नहीं होंगे? वो बोली, हुआ करें, लेकिन अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मूडी ने कहा, क्यों? क्या अभी कुछ देर कबल आप उनसे खाइफ नहीं थी? वो बोली, जरूर थी, लेकिन अब वो चीज मेरे पास नहीं होगी जिसकी वजह से मैं खाइफ रहती थी। मूडी बोला, मुमकिन है वो आपको काबू करने के बाद आप पर जबर करें। लड़की बोली, मेरा दिल काफी मजबूत है। मूडी ने कहा, आप पुलिस को क्यों नहीं मुत्तला कर देती? वो बोली, ओह, इस तरह भी एक खानदानी चीज के जाया हो जाने का इम्कान बाकी रहता है। हुकूमत ऐसी सूरत में ये जरूर चाहेगी कि उसे आसार कदीमा के किसी शोबे में रख दिया जाए। मूडी ने सर हिलाकर कहा, हाँ, ये बात तो ठीक है। वो बोली, ना मैं पुलिस को इत्तला दे सकती हूँ और न फिलहाल उसे अपने पास रख सकती हूँ। उफ, मेरे खुदा, मैं क्या करूँ? ये दोनों ही सूरतें मुझे पुलिस की नजर में मुश्तबा बना देंगी, इसलिए खामोशी ही बेहतर पॉलिसी होगी। मूडी ने कहा, आप ठीक कहती हैं शहजादी साहिबा, मैं इसकी पूरी पूरी हिफाजत करूंगा। लड़की बोली, बहुत बहुत शुक्रिया। मूडी ने कहा कि आपका नाम और पता पूछने की जुर्रत कर सकता हूँ? लड़की बोली, नाम? मेरा नाम दुर्दाना है, और पता नहीं, पता ना पूछिए। आप नहीं समझ सकते कि मैं किन परेशानियों में मुब्तला हूँ। मैं आपसे मिलती रहूंगी। मूडी ने कहा, बहुत अच्छा, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। क्या आप रात का खाना मेरे साथ खाना पसंद करेंगी? लड़की उठती हुई बोली, नहीं नहीं शुक्रिया, आप जरा तकलीफ करके मुझे फाटक तक छोड़ आइए। मूडी चाहता था कि वो अभी कुछ देर और रुके, लेकिन दोबारा कहने की हिम्मत न पड़ी। न जाने क्यों उसका दिल चाह रहा था कि वो लड़की शहजादियों के से अंदाज में
उससे तहक्कुमाना लहजे में गुफ्तगू करे और वो एक गुलाम की तरह सर झुकाए खड़ा सुनता रहे। वो उसके साथ फाटक तक आया और उस वक्त तक खड़ा उसे जाते देखता रहा जब तक कि वो नजरों से ओझल नहीं हो गई। मूडी ने उसे कहा भी था कि वो जहां कहे उसे कार पर पहुंचा दिया जाए, लेकिन लड़की ने उसे मंजूर न किया। मूडी उसके जाने के बाद काफी देर तक खड़ा अंधेरे में घूरता रहा, फिर वापस चला आया। सबसे पहले उसने विस्की के 2-3 पैग पिए और फिर सिंगारदान को ड्राइंग रूम से उठाकर अपने सोने के कमरे में लाया। उस पर जड़े हुए जवाहरात बिजली की रोशनी में जगमगा रहे थे। मूडी ने उसे खोलने की कोशिश नहीं की। वो फिर अपने पुरस्कार ख्वाबों में खो गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अब से 500 साल कबल की दुनिया में सांस ले रहा हो और उसकी हैसियत किसी शहजादी के बॉडीगार्ड की सी हो। वो उसके दुश्मनों से जंग कर रहा हो। नशे में तो था ही, उस पे सचमुच ख्याली शहजादी के ख्याली दुश्मनों से जंग शुरू कर दी। उसका पहला घूंसा दीवार पर पड़ा, दूसरा मेज पर और तीसरा गालिबन उसके सर पर। वो गुलगपाड़ा मचा कि सारे नौकर इकट्ठे हो गए। इमरान अपने ऑफिस में बैठा एक फाइल की वरकगर्दानी कर रहा था। इमरान और ऑफिस, बात हैरत अंगेज जरूर है, मगर वो बेचारा जबरदस्ती इस पकड़ धकड़ को क्या करता जो सरकारी तौर पर उसके लिए की गई थी। लीजुका की गिरफ्तारी के बाद से वो किसी तरह भी खुद को न छुपा सका था। फिर वीरान इमारत वाला केस भी मंजरेआम पर आ गया था। ये दोनों ही केस ऐसे अहम थे कि उन्हें निपटाने वाले की शख्सियत पर्दा राज में रह नहीं सकती थी। इमरान के वालिद जो महकमा सुराग रसानी के डायरेक्टर जनरल थे, खब्तुल हवास बेटे की इन सलाहियतों पर बमुश्किल यकीन कर सकी। वो तो उसे गाउदी, अहमक और न जाने क्या क्या समझते थे। ऑनरेबल वजीर खारजा ने इमरान को मदऊ करके बनफ्स नफीस महकमा सुराग रसानी में एक अच्छे ओहदे की पेशकश की और इमरान से इनकार करते न बन पड़ा। लेकिन उसने भी अपनी शराइत पेश की जो मंजूर कर ली गई। उसकी सबसे पहली तजवीज़ ये थी कि वो अपने तौर पर जराइम की तफ्तीश करेगा। उसका एक सेक्शन अलग होगा और उसका ताल्लुक बराह रास्त डायरेक्टर जनरल से होगा और वो डायरेक्टर जनरल के अलावा और किसी को जवाबदेह नहीं होगा और वो अपने सेक्शन के आदमियों का इंतखाब खुद करेगा। जरूरी नहीं कि वो उसके लिए नई भर्तियों की फरमाइश करे। जब भी उसे महकमे ही का कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो उसके काम का हो, वो उसे अपने सेक्शन में लेने की सिफारिश जरूर करेगा। उसके सेक्शन के अमले की तादाद 10 से ज्यादा नहीं होगी। शराइत मंजूर हो जाने के बाद इमरान ने अपनी खिदमात पेश कर दी, लेकिन रहमान साहब को उस वक्त बड़ी शर्मिंदगी हुई जब उन्होंने सुना कि इमरान अपने अमले के लिए इंतहाई नाकारा और ऊँघते हुए आदमियों को मुंतखब कर रहा है। उसने अभी तक 4 आदमी मुंतखब किए थे और ये चारों बिल्कुल ही नाकारा तसव्वुर किए जाते थे। कोई भी उन्हें अपने साथ रखना पसंद नहीं करता था और इन बेचारों की जिंदगी तबादलों की नजर होकर रह गई थी। उनकी शख्सियतें सिफर के बराबर थीं, दुबले पतले झींगर जैसे, काहिल, निकम्मे और कामचोर। उन्हें बात करने का भी सलीका नहीं था। इमरान जानता था कि इसका नतीजा क्या होगा। आखिर वही हुआ जिसकी तवक्को थी। रहमान साहब ने उसे ऑफिस में बुलाकर अच्छी तरह खबर ली। उन्होंने कहा, मेरा बस चले तो तुम्हें धक्के दिलवा कर यहाँ से निकलवा दूं। इमरान ने निहायत अदब से कहा, मैं इस जुमले की सरकारी तौर पर वजाहत चाहूंगा। इस पर रहमान साहब और ज्यादा झल्ला गए, लेकिन फिर उन्हें फौरन ख्याल आ गया कि वो इस वक्त अपने बेटे से नहीं बल्कि अपने एक मातहत अफसर से मुखातिब हैं। उन्होंने जब्त करते हुए कहा, तुमने ऐसे निकम्मे आदमियों का इंतखाब क्यों किया है? इमरान बोला, महज इसलिए कि मैं इस महकमे में किसी को भी निकम्मा नहीं देख सकता। रहमान साहब दांत पीस कर रह गए, लेकिन कुछ बोले नहीं। इमरान का जवाब ऐसा नहीं था जिस पर मजीद कुछ कहा जा सकता। बहरहाल उन्हें खामोश होना पड़ा, क्योंकि इमरान ने अपने मामलात बराह रास्त वजारत दाखिला से तय किए थे। कुछ लोग इमरान की इन हरकतों को हैरत से देखते और कुछ उसका मज़े उड़ाते, लेकिन इमरान उन सब से बेपरवाह अपने तौर पर अपने सेक्शन के इंतजामात मुकम्मल कर रहा था। उस वक्त भी उसके सामने एक फाइल रखा हुआ था। उसमें चंद ऐसे केसों के कागजात थे जिनमें महकमे को कोई कामयाबी नहीं हुई थी। उस फाइल को देखने की जरूरत यूं पेश आई कि एक बहुत पुराने केस में दोबारा जान पैदा हो चली थी। ये केस 10 साल पुराना और नामुकम्मल था। महकमा सुराग रसानी उसकी तह तक नहीं पहुंच सका था। 10 साल पहले तो वो इतना अजीब वाकया नहीं था, मगर अब तो उसने ऐसी हैरत अंगेज शक्ल इख्तियार कर ली थी कि सारा शहर सन्नाटे में आ गया था। केस की नौयत अजीब थी। अब से 10 साल पेशतर शहर के मशहूर रईस नवाब हाशिम को किसी ने उसकी ख्वाबगाह में कत्ल कर दिया था, मगर फिर अचानक 10 साल बाद नवाब हाशिम दोबारा गोश्त पोस्ट में दिखाई दिया। वो किसी तवील सफर से वापस आया था। इमरान ने फाइल बंद करके मेज के एक गोशे पर रख दिया और जेब से च्युइंगम का पैकेट निकालकर उसका कागज फाड़ने लगा। इतने में सुपरिंटेंडेंट फयाज के अर्दली ने आकर कहा, साहब ने सलाम बोला है। इमरान ने कहा, वालेकुम अस्सलाम, और कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। अर्दली बौखला कर रह गया।
वो अंग्रेजों के वक्त का आदमी था और सलाम का मकसद उस दौर में बुलावे के अलावा और कुछ नहीं होता था। जब किसी अंग्रेज ऑफिसर को अपने मातहत अफसर को बुलवाना होता तो वो अपने अर्दलियों से उसे इस तरह सलाम भिजवाया करता। लेकिन आज फयाज के अर्दली को इमरान के वालेकुम अस्सलाम ने बौखला दिया। वो चंद लम्हे इमरान की मेज के करीब खड़ा बगले छांटता रहा, फिर उल्टे पांव वापस चला गया। खुद उसकी हिम्मत तो नहीं पड़ी कि वो कैप्टन फयाज तक इमरान का वालेकुम अस्सलाम पहुंचाता, लेकिन उसने इसका तस्करा फयाज के पर्सनल असिस्टेंट से कर दिया। ये पर्सनल असिस्टेंट एक लड़की थी। वो काफी देर तक हंसती रही, फिर उसने सलाम का जवाब फयाज तक पहुंचा दिया। फयाज भिन्ना गया। वो इमरान का दोस्त जरूर था, लेकिन जब से इमरान इस महकमे में आया था उसे अपना मातहत समझने लगा था। इस बार उसने अर्दली को बुलाकर कहा, जाकर कहो साहब बुला रहे हैं। अर्दली चला गया। थोड़ी देर बाद इमरान कमरे में दाखिल हुआ। फयाज ने कुर्सी की तरफ इशारा किया, बैठ जाओ। इमरान बैठ गया। फयाज चंद लम्हे उसे घूरता रहा, फिर बोला, दोस्ती अपनी जगह, लेकिन ऑफिस में तुम्हें हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल रखना ही पड़ेगा। इमरान बोला, मैं समझा नहीं। फयाज बोला, मैं तुम्हारा ऑफिसर हूँ। इमरान बुरा सा मुंह बनाकर बोला, आहा, ये तुमसे किस गधे ने कह दिया कि तुम मेरे ऑफिसर हो? देखो मियाँ फयाज, मेरा अपना अलग डिपार्टमेंट है और मैं उसका इकलौता इंचार्ज हूँ, और मैं बराह रास्त डायरेक्टर जनरल को जवाबदेह हूँ, समझे? फयाज तवील सांस लेकर बोला, समझा। वो कुछ नरम पड़ गया था। हो सकता है उसे अपनी तरक्की का मौज़ा याद आ गया हो। वो पहले सिर्फ इंस्पेक्टर था, लेकिन 5 साल के अंदर हैरतअंगेज़ तौर पर सुपरिटेंडेंट हो गया था। उसका दिल ही जानता था कि इस तरक्की के लिए इमरान ने क्या कुछ नहीं किया था। वो बोला, देखो मेरा मतलब ये था कि तुम ऑफिस में भी अपने उल्लूपन से बाज नहीं आते। इमरान बोला, ये कहाँ लिखा है कि इस ऑफिस में उल्लुओं के लिए कोई जगह नहीं है? फयाज बोला, ओ बाबा खत्म भी करो, मैं तुमसे एक अहम मसले पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इमरान बोला, मेरा ख्याल है कि मेरा उल्लूपन भी निहायत अहम है, क्योंकि उसी उल्लूपन की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। वैसे मैं जानता हूँ कि तुम नवाब हाशिम के मुतल्लिक गुफ्तगू करना चाहते हो। फयाज बोला, तुमने पूरा केस समझ लिया? इमरान बोला, समझ लिया है, लेकिन ये नहीं समझ सका कि आखिर उसे कत्ल क्यों करार दिया गया। 1000 हालात ऐसे थे कि उसे खुदकुशी भी समझा जा सकता था। फयाज ने उसे मानी खेज नजरों से देखकर पूछा, मसलन? इमरान बोला, मसलन ये कि फायर उसके चेहरे पर किया गया था। बंदूक 12 बोर की थी और कारतूस SG। चेहरे के परखचे उड़ गए थे। शक्ल इस तरह बिगड़ गई थी कि शनाख्त मुश्किल थी। वो सिर्फ अपने लिबास और चंद दूसरी निशानियों की बिना पर पहचाना गया। बंदूक उसके करीब ही पड़ी हुई मिली थी और इसका सबूत भी मौजूद है कि गोली बहुत ही करीब से चलाई गई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि बंदूक के दहाने का फासला चेहरे से एक बालिश से ज्यादा नहीं हो सकता। फयाज मेज पर हाथ मार कर बोला, गोली मारो यार, वो कम बखत तो जिंदा बैठा है। उसका कहना है कि बाज वजूह की बिना पर किसी को कुछ बताए बगैर घर से चला गया था। इतने दिनों तक जनूबी बर्रे आजमों की सयाहत करता रहा और अब वापस आ गया है। उसकी ख्वाबगाह में किसकी लाश पाई गई? नवाब हाशिम इससे लाइल्म है। इमरान हाथ उठाकर बोला, जरा ठहरो, तो इसका यह मतलब है कि जिस रात लाश पाई गई थी उस दिन वो अपने घर में ही रहा होगा? फयाज बोला, जाहिर है। इमरान ने कहा, तो फिर उसी रात को घर से रवाना हुआ और रात को एक ऐसे आदमी को उसकी ख्वाबगाह में हादसा पेश आया जो उसी के स्लीपिंग सूट में मलबूस था। फयाज ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, बात तो यही है। इमरान चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर बोला, अब वो उस लाश के मुतल्लिक क्या कहता है? फयाज ने कहा, उसका जवाब साफ है। वो कहता है, भला मैं क्या बता सकता हूँ, घर वालों की गलती है, उन्होंने लाश अच्छी तरह शनाख्त नहीं की। इमरान बोला, लेकिन किसी को कुछ बताए बगैर इस तरह गायब हो जाने का क्या मकसद था? फयाज ठंडी सांस लेकर बोला, इश्क। इमरान ने संजीदगी से कहा, ओह, तब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मसलन मशहूर है कि इश्क के आगे भूत भी भागता है। फयाज बोला, संजीदगी इमरान, संजीदगी। इमरान ने कहा, मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। अगर वो इस तरह घर से न भागता तो उसे सचमुच किसी से इश्क हो जाता। फयाज बोला, बकवास मत करो। इश्क में नाकाम रहने पर वो दिल शिकस्ता हो गया था, इसलिए उसे यहाँ से जाना पड़ा। इमरान बोला, खुदा से डरो फयाज, वो जंग का जमाना था और उस जमाने का रिवाज ये था कि लोग इश्क में नाकाम होने पर फौज में भर्ती हो जाया करते। ऐसे हालात में सयाही का दस्तूर नहीं था। फयाज चिल्ला कर बोला, मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ यहां से। इमरान चुपचाप उठा और कमरे से बाहर निकल आया।